अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSSPMS एस्पायरेंट फार्म। आज हम वेस्टर्न फ़िलासफ़र जॉन लॉक की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर डिटेल से बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या थी, आइडिया ऑफ लॉक ऑन ह्यूमन नेचर क्या था, लॉक का स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट क्या था, किस तरह वो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप करते हैं। फाइनली हम उनकी स्टेट की करैक्टरिस्टिक्स पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और जॉन लॉक, उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उनकी बुक द सिविल गवर्नमेंट से मिलती है। जॉन लॉक अपोज द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग एज इट वाज एडवोकेटेड बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो कहता है कि किंग के पास डिवाइन राइट्स हैं, वो किसी के सामने आंसरेबल नहीं है, वो सॉवरन है, वो अबव द लॉ है। जो लॉक है वो इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि जो बादशाह है वो लोगों में से है और लोगों के लिए है, इसलिए वो लोगों के सामने आंसरेबल है। इसी तरह जो इनकी फ़िलासफ़ी है वो इस चीज़ को भी रिजेक्ट करती है जो कि हॉब्स कहते हैं। हॉब्स की फ़िलासफ़ी क्या थी, वो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो किंग है वो एब्सोल्यूट है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। जो जॉन लॉक है वो इसको भी अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होनी चाहिए और लिमिटेड सोवरेनिटी होनी चाहिए। जो किंग है, जो मोनार्क है, उसको डेमोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए। होता कुछ यूँ है कि जब 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है, उसको वो सपोर्ट करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। मोनार्की वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाती है, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए उनको फादर ऑफ लिबरलिज़म भी कहा जाता है, लिबरल फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। उनका जो फ़लसफ़ा है, जो उनकी फ़िलासफ़ी है वो रीज़न पे बेस करती है। उनका आइडिया ऑफ लॉक ऑन ह्यूमन नेचर क्या था। लॉक कहते हैं कि जो मैन है ये रैशनल है, इसके पास विजडम है, रैशनैलिटी है, इसके पास अकल है। तो वो कहते हैं कि ये सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और एग्रेसिव नहीं है। जैसा कि हॉब्स कहता था कि जो इंसान है वो सेल्फिश है, वो खुद पसंद है और अपने लिए सिर्फ सोचता है, तो इस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। सेकंड में वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, कहता है इसमें सिंपैथी भी है, लव भी है और चैरिटी भी है। कि इंसान की कहता है नेचर में अच्छाई है, मोहब्बत है, दूसरों के लिए हमदर्दी है। तो वो कहता है कि जो इंसान है इसकी नेचर में पीस और हार्मनी भी है, कि वो अमन और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रह सकता है। इसी तरह जो उसका आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली ड्रा करता है जो स्टेट ऑफ नेचर है। जो उनकी स्टेट ऑफ नेचर है वो बेस करती है ह्यूमन नेचर पे। जब वो ह्यूमन नेचर को अच्छा कहते हैं कि ये इसमें सब अच्छा है, रैशनैलिटी है, लव है, तो उसकी स्टेट ऑफ नेचर भी ऐसी होगी। और जो लॉक और हॉब्स है, इनकी जो स्टेट ऑफ नेचर है ये बेस करती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। क्योंकि जो हॉब्स हैं उस वक़्त क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको हॉब्स के लेक्चर में बताया था कि इंग्लैंड में उस वक़्त सिविल वार स्टार्ट थी, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी। जो किंग था उसका जो सारा कलम कर दिया गया था, वहाँ पे जो पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो इसी तरह वहाँ पे जब प्रॉक्सी वार हो रही होती है तो वो उस वक़्त जो हॉब्स अपनी बुक लेवेंथियम लिखते हैं, तो उसमें वो ह्यूमन नेचर को भी एग्रेसिव बताते हैं और स्टेट ऑफ नेचर को भी कहते हैं कि वहाँ पे सेल्फिश है और इंसान एक वार में है। जबकि जो लॉक है उस वक़्त क्या होता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ चुकी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है वो वहाँ बन चुकी होती है, मोनार्की एंड हो चुकी होती है, वहाँ पे पीस होता है। तो इसलिए वो अपनी बुक में, अपनी राइटिंग्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर ऑफ लॉक क्या है। स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है, जिसमें कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई लॉ ना हो, कोई किसी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल लॉज ना हो, स्टेट डेवलप ना हुई हो, उसके हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। अब जो स्टेट ऑफ नेचर लॉक की है वो डिफरेंट है हॉब्स से। हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर क्या थी वो आप उसके लेक्चर में देख सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो इंसान है ये आपस में जंग में है, अफरा तफरी का आलम है। लेकिन जो लॉक है उसकी स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जंग में नहीं है, वहाँ पे कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो जो लॉज ऑफ नेचर के अंदर रह के इक्वालिटी और फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे इक्वालिटी है और फ्री बिहेवियर है। तो कहते हैं वहाँ पे सबकी जो राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है वो सिक्योर है और सब लोग वहाँ पे इसको इंजॉय कर रहे थे। कहता है कि वो जहाँ वहाँ पे लॉ ऑफ नेचर उनको गवर्न कर रहा है और लॉ ऑफ नेचर की वजह से कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, जबकि सब आपस में एक दूसरे की ज़िंदगी का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का ख्याल रख रहे हैं। जो हॉब्स था वो बिल्कुल इसके अपोजिट था। सेकंड में वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें वो प्री सोशल नहीं थी बल्कि प्री पॉलिटिकल थी। सोशली तौर पे इंसान वहाँ पे उसमें पीस और रीज़न आ चुका था, वो एक दूसरे के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
समझ चुके थे, इसलिए वो प्री सोशल नहीं थी। और क्या था वहाँ पे कि वहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर थी, वहाँ पे गुड विन था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, प्रिजर्वेशंस थी, कि लोगों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। हर इंसान एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता था, उनका ख्याल रखता था, और वो अखलाकी तौर पर, सोशल तौर पर उनमें चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। जबकि फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो प्री पॉलिटिकल थी, कि वहाँ पे कोई स्टेट एस्टेब्लिश नहीं थी, वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि जैसा कि हॉब्स कहते हैं कि वहाँ पे एक ब्रूटस थी, शॉर्ट था, वहाँ पे माइजरेबल सिचुएशन थी, तो वो इस चीज़ को वो नहीं मानते, वो कहते बल्कि वहाँ पे पीस था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि शॉर्ट कमिंग्स इन द लॉकिन स्टेट ऑफ नेचर, कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में पीस ही था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लव था, तो फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्यों था, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की रीज़न क्या थी, हमें क्यों स्टेट की ज़रूरत पड़ी। तो लॉक कहता है कि फर्स्ट रीज़न ये थी कि वहाँ पे स्टेट ऑफ वार तो नहीं थी, जंग तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे वो कहता है पीस भी नहीं था, वो पीस सिक्योर नहीं था, लेकिन जस्ट लोग खौफ की वजह से एक दूसरे को पीस दे रहे थे, अमन दे रहे थे। तो दूसरे में वो कहता है कि जो वहाँ पे लॉ ऑफ नेचर सिर्फ जस्ट थे, जो लोगों को गाइड कर रहे थे, लेकिन वो लॉ ऑफ नेचर है वो जो अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं कर सकते थे, कि कौन से एक्शंस ट्रू हैं, कौन से गलत हैं, और वहाँ पे स्टेट को कैसे उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। कहते हैं वहाँ पे करप्शन आ चुकी थी प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से, वहाँ पे लोगों में एक किस्म की करप्ट वैल्यूज़ आ चुकी थी, लोग बुराई में जा चुके थे। देन वहाँ पे कहता था इस वजह से खौफ आ गया था, और लोगों में एक ख़तरा था, एक कंटिन्यूस डेंजर उन पर छाया हुआ था। कहता है मेन जो 3 ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से जो नेचर ऑफ स्टेट है इसमें कन्फ्लिक्ट था, हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ी, वो ये 3 है कि वहाँ पे कोई लाज नहीं थे, कि क्लियर कोई कानून क्लियर नहीं थे कि कोई क्या करेगा, किसको किसकी सज़ा मिलनी है, कोई गलत काम करेगा तो उसको कैसी कैसी पनिशमेंट मिलनी है। कहता है वहाँ पे कोई लॉज नहीं थे, इसका मतलब है वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं थी। कहता है ना ही उसको लेजिस्लेचर को लॉज जो मौजूद थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी वहाँ पे थी जो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाए। कहता है ना ही वहाँ पे जुडिशरी थी जो लोगों को जस्टिस दे, तो जो लोगों में पीस लाए और जस्टिस, अदल और इंसाफ को मेंटेन करे। कहता है कि ना वहाँ पे लेजिस्लेटर थी, ना एग्जेक्टिव थी, ना जुडिशरी थी, इसलिए वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर थी, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। कहता है जो एक स्टेट होती है उसमें ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। अब कहता है कि फॉर कमिंग आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, अब उन्होंने जो स्टेट ऑफ नेचर से इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया, कि स्टेट ऑफ नेचर में जो उन पर खौफ सवार है, हर वक्त डेथ का, वार का, मौत का खौफ सवार है, उसको कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अब वो मिल के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो लॉक देते हैं, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपस में एग्रीमेंट करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि लोग एक सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं कि जिससे उनके जो नेचर राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, वो प्रिजर्व हो जाए। उसके लिए लोग जो, ताकि वो जो स्टेट ऑफ नेचर है उससे बाहर निकल सकें, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अपने वो राइट्स दे देते हैं एक अथॉरिटी को। द कॉन्ट्रैक्ट वास ऑफ ऑल अमोंग ऑल, कि सब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के राइट्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, लिबर्टी का ख्याल रखेंगे। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाता है तो जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एंड हो जाती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो कम्युनिटी है वो अपने तमाम राइट्स से सरेंडर नहीं करती किसी एक आदमी को या एब्सोल्यूट मोनार्क को, बल्कि या किसी असम्बली को, बल्कि वो एक कम्युनिटी को अपने राइट्स देती हैं जो मेजॉरिटी में होती हैं। तो उससे एक क्या होता है कि स्टेट उससे वजूद में आ जाती है जो लोगों के लिए होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें लोग तमाम अपने राइट्स नहीं देते, तमाम राइट्स सरेंडर नहीं करते जो उनके नेचर राइट्स होते हैं, बल्कि वही राइट्स सरेंडर करते हैं जो एक स्टेट को, जो एक कम्युनिटी को चलाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, ताकि जो स्टेट का जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रह सके। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लिमिटेड होता है और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है कि वहाँ पर जो लोगों के राइट्स हैं वो सिक्योर हो सकें। अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि फ़र्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो ये था ना कि हमने एक सिविल सोसाइटी बनानी है, एक स्टेट बनानी है, अब वो बन चुकी है। अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि द गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश, कि गवर्नमेंट अब स्टेट पे लानी है कि जो स्टेट को रन करे। तो गवर्नमेंट की नेचर क्या होगी, वो कैसी होगी, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि अब आगे इनकी एलिमेंट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेसिफिक नॉट जनरल, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा
वो स्पेसिफिक होगा, वो जनरल नहीं होगा। स्पेसिफिक क्यों होगा कि जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो तमाम नेचुरल राइट्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को। जस्ट इतने राइट्स देंगे जिससे जो स्टेट है, जिससे उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी हो। जो गवर्नमेंट है वो जस्ट एक कारपोरेट कैपेसिटी होगी जो कम्युनिटी को चला सकेगी, जो कम्युनिटी के नेचुरल राइट्स हैं उनको सिक्योर करेगी। और ये जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये स्ट्रॉन्ग होगा, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट उसके सबऑर्डिनेट होगा। मतलब कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग है, जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट है वो स्टेट अबव है गवर्नमेंट से। तो इसी तरह कहता है कि गवर्नमेंट का इसका काम यही है कि वो जुडिशल पावर है कि लोगों को गार्ड करे, उनको नेचुरल राइट्स को उनको सिक्योर करे। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द कम्युनिटी पीपल, कि कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें सोवरेनिटी वो लोगों के पास ही होगी। गवर्नमेंट बेशक वहाँ पे जुडिशल पावर्स होंगी, वो लोगों को सेल्फ राइट्स को प्रिजर्व करेगी, नेचुरल राइट्स को, लेकिन कहता है अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास होगी, वो लोगों के पास होगी। कहता है कि जो लोग हैं अपने वो राइट्स जो सरेंडर करेंगे वो सब के सब नहीं करेंगे, कुछ राइट्स करेंगे जिससे स्ट्रक्चर मेंटेन रहे सोसाइटी का। जो गवर्नमेंट का काम है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और वहाँ पे जो लेजिस्लेचर पावर्स हैं वो लोगों के पास ही होगी, वो लोग ही इसको एंजॉय करेंगे। जो लेजिस्लेशन के बाद जो कानून है वो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करेगी। देन कहता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स भी नहीं है कि वो कोई टैक्स लगा सके जब तक कि लोग जो लेजिस्लेचर है उसको अलाउ ना करे। इसी तरह जो सॉवरन है वो कहता है कि जो गवर्नमेंट का है उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, बल्कि आप हॉब्स का देखो तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं। नेचर राइट्स क्या है कि जो गवर्नमेंट है ये नेचर राइट्स के लिए ट्रस्ट है, लोगों को ट्रस्ट देती है, एतमाद देती है कि उनके नेचर राइट्स को सिक्योर करेगी, और जो उनके किसी किस्म की उनके जो नेचर राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट का काम है कि उनके नेचर राइट्स को, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को सिक्योर करना। यूनानिमस कॉन्ट्रैक्ट कि ये एक यूनानिमस कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट लोगों के साथ कर लेती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो ख़त्म नहीं कर सकती, और ये उस पर एक किस्म का मतलब कि 100% उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी ये राइट गवर्नमेंट को देती है और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इरवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट कि इस राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पब्लिक है वही इस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से इसको एंड नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मानना ज़रूरी है, और नेचर राइट्स का ख्याल रखना उनके लिए कंपलसरी करार दिया गया। जो जोहन लॉक है वो कहते हैं लोगों के पास राइट ऑफ रेवोल्यूशन भी है, कि लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं अगर वो लोगों के अच्छाई के लिए काम नहीं कर रही। तो कहता है कि इससे क्या होगा, कहता है कि जो रेवोल्यूशन है इससे स्टेट एंड नहीं होगी, स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस है। वो कहता है इससे गवर्नमेंट एंड होगी, स्टेट मेंटेन ही रहेगी। देन वो कहता है कि रेवोल्यूशन अगर लानी है तो वो मिनॉरिटी नहीं लेके आएगी बल्कि मेजॉरिटी लेके आएगी। इससे क्या होगा कि सोसाइटी में एक ओपिनियन का ख्याल रखा जाएगा, मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी। आप देखते हैं कि जो हॉब्स है वो एक एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं, वो कॉर्सन पावर की बात करते हैं, वो लोगों को रेवोल्यूशन का हक नहीं देते। वो कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट किंग है वो लोगों को जैसे तैसे भी करके उनको दबाए व पीस बस मेंटेन करे। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉक स्टेट के, लॉक की जो स्टेट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस बेसिस पे वो चलेगी। फर्स्ट ये है कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द पीपल, कि जो स्टेट है ये लोगों के लिए बनाई जाए। द पीपल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द स्टेट, ना कि जो लोग हैं वो स्टेट के लिए बनाए जाए, कि जो स्टेट है वो लोग की वेलफेयर के लिए काम करे। जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका एंड यही होना चाहिए कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनके लिए वहाँ पे वो पीस लाए, गुड लाए, उनके लिए वेलफेयर के काम करे। इसी तरह कहता है कि जो स्टेट है ये मीन्स है, मतलब एक रिसोर्स है जो लोगों को एंड यानी कि उनकी पीस और खुशी लाने के लिए काम करती है। कहता है स्टेट भी एक मशीन की तरह ही है जो इंसान के लिए बेनिफिट्स को क्रिएट करती है, उनके लिए माहौल बेहतर करती है, साजगार करती है। स्टेट इज़ फाउंडेड ऑन कंसेंट, कहता है जो स्टेट है ये लोगों को रिप्रेजेंट करे, उनकी कंसेंट से है, उनके वोट से आए, जैसे आजकल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। कहता है ट्रू स्टेट वही है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हो, वहाँ जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ सुना जाए, कोई भी रूल ऑफ लॉ से अबव ना हो। गवर्नमेंट मस्ट बी एस्टेब्लिश बाई स्टैंडिंग लॉज मेड बाई द पीपल, कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लॉज बनाए हुए, जो लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है उनके मुताबिक चले, ना कि एब्सोल्यूट मोनार्क के। एब्सोल्यूट मोनार्क के से एक वन पर्सन वन मैन शो वहाँ पे नहीं होगा। कहते हैं जो कम्युनिटी है उनकी बात सुन के लॉज बनाए जाए, उनके मुताबिक गवर्नमेंट चले। कहता है किसी को भी नेचर राइट से महरूम नहीं किया जा सकता, उनका जो राइट्स है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी वहाँ पे वो सिक्योर्स होंगे, जैसे आज फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। एम्फसिस ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी, वो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं कि जो लोग हैं उनके पास पावर्स होनी चाहिए, वो सॉवरन है कम्युनिटी, वो अल्टीमेटली अथॉरिटी लोगों के पास है। गवर्नमेंट का स्पेसिफिक पर्पज़ है कि वो काम करे, अगर वो फेल हो जाती है तो लोग वहाँ पे रेवोल्यूशन ला सकते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट,
लिमिटेड गवर्नमेंट ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो लॉक है, वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी पावर्स नहीं देते, बल्कि वो लिमिटेड पावर्स देते हैं। वो पावर को डिवाइड कर देते हैं और उस पर लिमिटेशंस लगा देते हैं। और लिमिटेशंस क्या लगाते हैं कि कोई भी कहता है कि जो नेचर राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगी वो लोगों के नेचर राइट्स को सिक्योर करेगी। इट कुड नॉट गवर्न आर्बिट्रेरली, कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो कहता है आर्बिट्रेरली गवर्न नहीं की जा सकती। उसकी कोई डायरेक्शन होगी, कोई लॉज होंगे और रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके मुताबिक गवर्न की जाएगी। कहता है कि वहाँ पे वही लॉज के मुताबिक चलाई जाएगी जो लेजिस्लेचर वहाँ पे बनाएगी। एब्सोल्यूट किंग की बात वहाँ पे नहीं मानी जाएगी। ये हम अभी देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉक स्टेट, उसकी क्या खसूसियात हैं। कहता है देन उस स्टेट में क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल्स पर टैक्स ऐसे नहीं लगा देगा जब तक वहाँ पे लेजिस्लेचर लोग उसको लॉ नहीं करेंगे। जो पावर ऑफ सोर्स है वो कहता है वो लोग होंगे, लोग वहाँ पे सॉवरन होंगे। कहता है कि जो लाज हैं उनकी नेचर ये होनी चाहिए कि लाज शुड बी कन्फर्म विद द लॉज ऑफ नेचर, कि जो लाज वहाँ पे बनाए जाए गवर्नमेंट, वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट ना हो, उनके साथ मिलते जुलते हों। कहता है अगर कोई गवर्नमेंट इन लिमिटेशंस को नहीं मानती, वायलेट करती है, तो कहता है उनकी ओबीडियंस नहीं करनी चाहिए। तो हमें वहाँ पे सिविल नाफरमानी की तरीके कहता है शुरू कर देनी चाहिए। मेजॉरिटी रूल, कहता है कि मेजॉरिटी रूल जो लॉ का कंटेक्ट है उसमें कहता है कि जो स्टेट है उसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी होगा। लॉ ऑफ नेचर कहता है कि उस वक्त तक इन्फोर्स नहीं किए जा सकते जब तक कहता है मिनॉरिटी वहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी की बात ना मान ले। तो कहता है कि मेजॉरिटी को जो कम्युनिटी है वो अपनी पावर्स मेजॉरिटी को दे देगी और मेजॉरिटी वो एक्सरसाइज करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वहाँ पे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट होगी। वहाँ पे जो स्टेट होगी वो लोग और जो गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेंगे, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक वहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे। उस स्टेट में पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, अगर जो गवर्नमेंट है उनके लिए काम नहीं करती, तो स्टेट में लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, वो गवर्नमेंट को साइड पे उठा के कर सकते हैं, ओवरथ्रोन कर सकते हैं। ये बात वही बता रहा है कि जैसा स्टार्ट में बताया कि ब्रिटिश में उस वक्त क्या हो रहा था कि रेवोल्यूशन आई 1688 में, जो मोनार्की वो एंड होगी और वहाँ पे जो लोग हैं वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आए। तो कहते हैं उन्होंने ठीक किया। कहता है जो किंग है, क्योंकि वो लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, उनके लिए लॉ नहीं बना रहे थे, तो अच्छा कि उन्होंने साइड पे किया, तो उसको सपोर्ट करते हैं कि कहता है लोग के पास ये अथॉरिटी है। कहता है ट्रांसफॉर्म सेल्फिश इंटरेस्ट इनटू पब्लिक इंटरेस्ट, कि स्टेट में जो सेल्फिश इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर वो होंगे तो स्टेट मेंटेन नहीं रहेगी, जो वेलफेयर सोसाइटी का वो नहीं हो पाएगी। कहता है इसी तरह लोगों को इस तरह स्टेट को ट्रेन करना चाहिए कि वो पब्लिक हैप्पीनेस की बात करें। वहाँ पे जज़ा सज़ा का निज़ाम लाने की ज़रूरत है। मज़ीद वो कहता है कि लोगों को आर्टिफिशियल पेंस देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, एक वहाँ पे जज़ा सज़ा का निज़ाम हो। जिन्होंने अच्छा किया उनको अप्रिसिएशन होनी चाहिए, जो गलत करे उनको सज़ा देनी चाहिए। कहता है कि इससे क्या होगा, पब्लिक गुड और पब्लिक हैप्पीनेस हमें एंड मिलेगी, रिसीव होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लॉक सेज दैट देयर विल बी नो सिविल सोसाइटी इफ मैन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट एंड ऑफ द लॉ इज़ नॉट टू अबॉलिश स्टेट बट टू प्रिजर्व एंड एक्नॉलेज फ्रीडम। कहता है इस वक्त सोसाइटी वेलफेयर नहीं हो सकती या सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती जब तक हम ये ना समझ लें कि जो लॉ है, जो कानून है, इसका पर्पज़ ये नहीं है कि हमने सोसाइटी को एंड करना है, लोगों में प्रॉक्सी वार्स लानी है, लोगों को नुकसान पहुँचाना है, बल्कि इसका पर्पज़ ये होगा कि लोगों को प्रिजर्व करना है, फ्रीडम को, लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को। कंक्लूजन क्या है कि जो लॉक हैं वो कंसेंट ऑफ द पीपल इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी बेस लोगों का वोट है, लोगों की कंसेंट है। जैसा कि आज हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखते हैं कि वोट पावर्स, इसी तरह वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो किंगशिप है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, उसको चैलेंज करते हैं, वो लोगों को पावर्स देते हैं, वो वोट की पावर की बात करते हैं, वो लोगों को सुप्रीम समझते हैं, सॉवरेन समझते हैं। वो कहते हैं कि जो पावर्स हैं वो लोगों से ड्राइव करनी चाहिए। इसी तरह जैसे मोंटेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट देते हैं, इससे पहले लॉक देते हैं, वो कहते हैं कि लेजिस्लेचर की पावर लोगों के पास होनी चाहिए, जो जुडिशल पावर है स्टेट के पास होनी चाहिए। तो इससे एक वो कंसेप्ट मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर का। देन वो लोगों को एक कहते हैं अगर उनके हक की बात नहीं हो रही तो उनको रिवोल्ट कर देना चाहिए, रेवोल्यूशन ले आनी चाहिए, और वहाँ पे जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास होगी। तो जो इसी तरह वो लोगों को पावर दे के जो हब्स की सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्क की बात करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।